बचपन से मेरे हिस्से में सिर्फ जिल्लत और धुतकार ही आई थी। जब पैदा हुई तो माँ ने धुतकारा, बड़ी हुई तो रिश्तेदारों ने। स्कूल जाती थी तो वहाँ पर स्टूडेंट्स अजीबो गरीब नज़रों से देखते थे। मैं शक्ल सूरत की बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन अपनी बहन के मुकाबले में कम सूरत थी। जब वो मेरे साथ आकर खड़ी होती थी तो मुझे अपनी कम मायगी का एहसास होता था। कभी कभार तो मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ, जहाँ पर मेरी बहन मौजूद ना हो। लोग मेरी बहन की बुनियादों पर मेरी तारीफ करते थे। हर कोई यही कहता था कि बड़ी बहन बहुत खूबसूरत है, लेकिन छोटी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हमेशा मेरा उसके साथ मुकाबला किया जाता था, कभी भी मुझे अलग से नहीं सराहा गया। मेरी बहन भी इस सब का फ़ायदा उठाती थी। वो भी मुझे तकलीफ़ पहुंचाती थी, जिससे मेरे दर्द में इजाफा हो जाता था। रातों को लेट जागती रहती थी और इस बारे में सोचकर अपने दिल को ज़ख्मी करती रहती थी। अपने रब से शिकवे शिकायत करना मैंने बचपन से ही शुरू कर दिए थे। जब थोड़ी सी बड़ी हुई, मदरसे में दाखिला लिया तो पता चला कि अपने रब से शिकवे शिकायत नहीं, बल्कि उसके फ़ैसलों पर सब्र करने से ही इंसान को कामयाबी मिलती है। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और अगर उसकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। अब ये बंदे पर इन्हिसार करता है कि बंदा इस आजमाइश से कैसे नबरत आजमा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मायूस हो जाते हैं और मज़ीद नाकामियों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साबित कदम रहते हैं, जो अपने रब के फ़ैसलों पर यकीन रखते हैं और आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। यही लोग सुरखरू होते हैं। मौलवी साहब अक्सर ही हम बच्चों को समझाते रहते थे। बाकी सब बच्चे तो इनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे, लेकिन चूंकि मैं छोटी उम्र से ही इस सब से गुजर रही थी, इसलिए इनकी बातें मुझ पर गहरा असर करती थीं। इन बातों से मेरा दर्द भी कम हो जाता था और यही तकलीफ़ खुशी में बदल जाती थी कि मैं अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदी हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे आजमा रहे हैं। मैंने बहुत छोटी उम्र से ही सब्र करना सीख लिया था। छोटी उम्र से ही मैंने बहस करना छोड़ दिया था। बाकी बच्चे अपने माँ बाप से ज़िद करके चीज़ें लेते थे, मुझे मेरी माँ सिर्फ एक बार ही इनकार करती थी। मुझे पता होता था कि अगर मैंने अब दोबारा मांगा तो वो मुझे मारना शुरू कर देंगी। मैं बिल्कुल खामोश हो जाती थी, मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालती थी, जबकि मेरे मुकाबले में मेरी बहन इस वक्त तक एड़ियाँ रगड़ती रहती थी जब तक उसे वो चीज़ मिल नहीं जाती थी। और फिर आखिर में अम्मा उसे गले से लगा कर कहती थी, एक तो तुम भी बहुत ज़िद्दी हो, बिल्कुल अपने बाबा जान पर गई हो, और अगर मैं कभी गलती से ज़िद कर दूँ तो मुझे थप्पड़ मारकर खामोश करवा दिया जाता था। और नफ़रत का इजहार करते हुए वो लोग कहते थे, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती, अपनी औकात में रहकर बात किया करो। कभी कभार तो मुझे इस चीज़ का भी गुमान होता था कि मैं उनकी सगी बेटी ही नहीं हूँ। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक रात होती। मैं अपने कमरे में बैठी अपने कॉलेज का सबक पढ़ रही थी, जब अचानक ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई दीवार फैलाकर घर के अंदर दाखिल हुआ है। मेरा वजूद खौफ से कांपने लगा। आजकल वैसे भी चोरी चिकारी के वाक़यात हो रहे थे। इस सूरत में अपने ही घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होना एक खौफनाक बात थी। मैंने एक नज़र बिस्तर पर डाली। ये देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बहन वहाँ पर मौजूद नहीं थी। समन न जाने कहाँ पर चली गई थी। मैं अपनी पढ़ाई में इतनी मगन थी कि मुझे अंदाज़ा ही न हो सका कि वो कमरे से निकल गई है। मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकली और अपनी माँ के कमरे की तरफ चल दी। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती, मुझे बाहर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हों। बाहर जाकर देखा तो समन उस लड़के के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे लगा था कि किसी ने मेरे दिल पर खंजर चलाया हो। वो लड़की जिससे उसके माँ बाप बेहद मोहब्बत करते थे, जिसकी हर ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी, वो आज अपनी माँ की इज्जत को रोंदे एक नामहरम के साथ रात की तन्हाई में अपने ही घर में खड़ी गुफ्तगू कर रही थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अचानक ही उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो चिल्लाते हुए बोला, देखो तुम्हारी बदसूरत बहन भी आ गई है। मेरा दिल धड़का था, यानी समन ने उससे भी बताया हुआ था कि मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। उसी वक्त ही कमरे से किसी के बाहर निकलने का एहसास हुआ तो समन ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अम्मा गज़ब हो गया है, जल्दी से इधर आओ। बाहर आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा थे। उन्होंने इस लड़के को वहाँ पर देख लिया था। उनके माथे पर बल पड़ गए थे और चेहरा गुस्से से लाल हो गया था।
वो लड़का उसी वक्त ही दीवार फैलाकर चला गया, जबकि समन मेरी तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, अब्बा जान, इसने लड़के को यहाँ पर बुलाया था और उसके साथ कुल छड़े उड़ा रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया तो मुझे धमकी देने लगी कि मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी। ये कहकर वो मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई अब्बा के साथ लिपट गई। उस दिन अब्बा ने मुझे बहुत मारा था, लेकिन तकलीफ इन जख्मों की नहीं थी जितनी तकलीफ मुझे अपने दिल में उठती हुई महसूस हो रही थी। मैंने सारी उम्र अपने आप को बचा बचा कर रखा था, कभी भी किसी की तरफ नज़र उठा कर नहीं देखा था। मैं ये बात कभी नहीं जानती थी कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी, कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी थे जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाते थे। मैं जानती थी कि वो इसीलिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, शायद उन्हें लगता है कि मैं तन्हा हूँ और मैं उनके हाथ को थाम लूँगी और उन्हें खुद को इस्तेमाल करने की इजाज़त दूँगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं जानती थी कि मेरी कितनी कीमत है। एक औरत होने के नाते मैं जानती थी कि मेरी हैसियत क्या है। मैं किसी भी अहले गैर मर्द को ये इजाज़त नहीं दे सकती थी कि वो अपना वक्त गुजारने के लिए मुझे इस्तेमाल करे, और ना ही मैं किसी को इस हद तक आगे बढ़ने की इजाज़त दे सकती थी कि वो मेरा दिल खुश करने के लिए मेरी चंद तारीफ़ें करके मुझे अपने काबू में कर ले। मुझे पता था कि इस्लाम ने मेरे लिए कौन से हकूक़ रखे हुए हैं। अगले दिन तकलीफ़ के मारे मुझसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन अम्मा गुस्से से कमरे के अंदर दाखिल हुई और मेरे ज़ख्मी वजूद को ठोकरें मारने लगीं। मैं दर्द से चिल्ला रही थी और अम्मा की मिन्नतें करते हुए कह रही थी, खुदा के लिए बस कर जाएं, मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते अम्मा। अम्मा और ज़ोर से मुझे मारने लगीं। तुझे तकलीफ़ होनी चाहिए ताकि तेरी अकल ठिकाने में आए। अरे मैं तो हैरान हो रही हूँ कि वो इतना खूबसूरत लड़का वो कैसे तुझसे मिलने के लिए आ गया। तेरी शक्ल तो किसी तंदूर वाले की बीवी बनने की थी। अम्मा नहीं जानती थी कि वो कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, और ना ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि उनकी ये बातें सामने वाले को किस कदर टॉर्चर कर रही हैं। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालनी थी। सब लोग जब वहाँ से मार कर चले गए तो मेरी बहन आखिर में कमरे में आई। उसके लबों पर एक पुरसरार मुस्कुराहट फैली हुई थी। पहले तो वह खिलखिलाकर हंसने लगी और उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, देखो देखो तो सही अपनी हालत, क्या हालत बना दी है। पहले ही बदसूरत थी, अब तो तुम्हें देखने को भी दिल नहीं कर रहा। मैंने उससे रोते हुए पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हें ये समझाने के लिए कि मेरे मामलात में कभी भी टांग ना अड़ाना। अम्मा अब्बा मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा मेरी बात पर ही यकीन करेंगे। मैंने उससे कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तो फिर ये सब करने का क्या मकसद था। तुम जानती थी कि वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। वो क्या ना प्यारी बहना कि जो इंसान गलती करता है उसके दिल में चोर भी मौजूद होता है। मुझे यही डर था कि आज नहीं तो कल तो अम्मा अब्बा को ज़रूर मेरी शिकायत लगाएगी तू। और तुम जानती हो कि एक बार जब किसी के दिल में शक का बीज हम बो देते हैं तो वो थोड़े ही अरसे में एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। इससे पहले कि तुम उन्हें कुछ बताती, मैंने तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म कर दिया। देखा मैं कितनी चालाक हूँ। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी और जैसे आई थी वैसे ही कमरे से बाहर निकल गई। खाला कुछ दिन पहले मुझसे मिलने के लिए आई थी। उनकी एक बात मुझे याद थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अब जब तुम्हारी शादी होगी तभी तुम्हें सुकून मिलेगा, क्योंकि इस घर में तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा। ये लोग तो पत्थर दिल के मालिक हैं, इनके ज़मीर मर चुके हैं। मैंने खाला से पूछा, क्या वाकई बाद में जाकर मुझे सुकून मिलेगा? क्या वाकई मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करेगा? अगर उसने भी बाकी सब लोगों की तरह मुझे धुतकार दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी भी जलील और रुसवा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी शादी ही किसी ऐसे घर में करवाऊंगी जहाँ पर सब लोग तुम्हारी कदर करने वाले होंगे। ज़रूरी नहीं कि सब लोग सिर्फ खूबसूरत चेहरे पर मरते हों, कुछ लोग खूबसूरत नीयत पर भी मरते हैं। तसल्ली देते देते भी उन्होंने मुझे ताना दे ही दिया था। मेरे लबों पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई और मैं ये सोचने लगी कि आखिर इंसान किस हद तक मोहतात होकर बात करे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरे चेहरे के नकूश भी बदलते चले जा रहे थे। अब मैं काफ़ी हद तक पुरकशिश हो गई थी, लेकिन मेरा रंग अभी भी सांवला था। एक चीज़ जो मैं शिद्दत से नोट कर रही थी वो ये थी कि अब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा होने लगे थे। वो मेरी तरफ जी भर कर देखते थे। उससे डर से मैंने निकाब शुरू कर दिया था। मैं जब भी अम्मा के साथ किसी बड़े शहर में जाती थी तो वहाँ पर लोग गुजरते हुए मेरी तारीफ़ भी करते थे।
औरतें भी मेरी तरफ देख के मुस्कुराती थीं, लेकिन जहाँ तक हमारे इस छोटे से मोहल्ले का सवाल था तो यहाँ पर खूबसूरत सिर्फ उसी को समझा जाता था जो सफ़ेद रंग का मालिक होता था, और मेरी बहन के पास दूधिया रंगत थी। बाद में जाकर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि पढ़ लिख कर किसी बड़े ओहदे पर फाइज हो जाऊं ताकि मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए। अम्मा ने भी मुझे बाद में यही मशवरा दिया कि तुम अपना मुस्तकबिल बना लो, और ये पहला मुफीद मशवरा था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। जहाँ तक मेरी बहन का सवाल था तो उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने में दिलचस्पी थी। कभी कभार मैं हैरान होती थी कि वो कैसे एक वक्त में इतने ज़्यादा मर्दों को हैंडल करती है। वो न सिर्फ उनसे मिलने के लिए चाहती थी बल्कि उसके साथ साथ उनसे पैसे भी वसूल करती थी। मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी थी कि इस तरह की हरकतें ना करो, क्योंकि तुम सब लोगों के साथ एक ही वक्त में शादी नहीं कर सकती। शादी तो तुम्हें एक इंसान से ही करनी है, तो तुम अपने आप को इसके लिए बचा कर रखो। वो आगे से बड़े मज़े से जवाब देती थी कि मैं कौन सा इनके कदमों में गिरकर इनसे पैसे मांगती हूँ। उन्हें अपना हुस्न दिखाती हूँ और बदले में वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं उन्हें कुछ दे रही हूँ तो बदले में वो मुझे कुछ दे रहे हैं। तुम ज़्यादा बड़ी बीबी ना बना करो और अपने काम से काम रखा करो। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उस पर मेरी किसी भी बात असर करने वाली नहीं, क्योंकि शैतान मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो गया है। खैर, मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। ये ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरा मजाक बनाने वाला नहीं था। यूनिवर्सिटी में मौजूद सब लोग ही मुझे खूबसूरत कहते थे। मेरे नकूश की वजह से रंगत की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता था, और वहाँ जाकर ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ था कि हुस्न ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ इंसान का किरदार होती है। और तभी मुझे इस बात का पता चला था कि लड़के भी सिर्फ उसी औरत की ही इज्जत देते हैं जिसका किरदार मजबूत होता है, वरना वो औरतें जो कि करैक्टरलेस होती हैं, उनको लड़के सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। मैं खुश हो गई थी कि चलो यहाँ पर तो लोग मेरी इज्जत करने वाले हैं। इससे मेरे कॉन्फिडेंस में भी इजाफा हो गया था, मगर सिर्फ बाहर की ही हद तक, क्योंकि अपने ख़ानदान में तो मेरी अभी भी कोई इज्जत नहीं थी। जब भी किसी शादी या किसी मौका पर जाती थी तो ख़वातीन मेरा मजाक उड़ाती थीं। लड़कियां आकर मुझे मशवरे देती थीं कि तुम फलानी क्रीम इस्तेमाल करो और इससे तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा और हो सकता है कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता लेकर आ जाए। मैं इनसे पूछना चाहती थी कि तुम लोग भी तो इतनी खूबसूरत हो, इतने गोरे रंगों की मालिक हो, तुम लोगों के लिए इतना अच्छा रिश्ता क्यों नहीं आ रहा। मैं उन्हें कहना चाहती थी कि सिर्फ गोरा रंग ही अहम नहीं, बल्कि उसके साथ साथ किरदार भी अहम है। मगर मैं जानती थी कि अगर बोल दिया तो एक नया मुहाज खड़ा हो जाएगा, सारा ख़ानदान मेरे माँ बाप के खिलाफ हो जाएगा और फिर माँ बाप अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ कर देंगे। मैं फ़िलहाल किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए मेरी पढ़ाई बहुत अहम थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे मैं समझदार भी होती जा रही थी। कुछ ही अरसे के बाद मेरी मुलाकात शहरयार नामी एक लड़के से हुई, जो मेरी ही यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर तरीन लड़का था। इसके बाप की दूसरे ममालिक में भी फैक्ट्रियाँ मौजूद थीं। मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी कि वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। मैं जहाँ भी जाती थी वो सामने आकर बैठ जाता था और मेरे चेहरे की तरफ देखना शुरू कर देता। मैं किसी को रोक तो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी इन हरकतों से मुझे काफ़ी कोफत भी हो रही थी। मैं गुस्से से सोचती थी कि अगर उसने कुछ पूछना है तो मुझसे आकर पूछ डाले, यूँ परेशान करने का क्या मकसद हुआ। एक दिन मैं लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी। उस दिन मैं अकेली थी, मेरे साथ मेरी दोस्त मौजूद नहीं थी। जब मुझे उसकी आवाज़ सुनाई थी, एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? मैंने गहरी सांस ली और हाँ में सर हिला दिया। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पहली ही नज़र में आपको देखा था तो आपका दीवाना हो गया था। आपसे निकाह करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं अपने घर वालों को आपके घर भेज दूँ? मुझे लगा था कि वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। मैंने हंसते हुए कहा कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, तुम जाकर किसी और से मजाक कर सकते हो। जाहिर सी बात थी, इतने खूबसूरत अमीर लड़के के मुंह से इस तरह की बातें सुनना मुझे हजम नहीं हो रहा था। मैं आगे बढ़ने ही लगी थी कि वो जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे दोबारा से बोला, मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपसे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ।
मुझे एक मजबूत किरदार रखने वाली और अपने करियर से लॉयल होने वाली बंदी चाहिए, और आप बिल्कुल वैसी ही हैं। मैंने उससे कहा था, अगर आप वाकई मुझ में इंटरेस्टेड हैं तो फिर डिग्री के बाद मेरे घर में रिश्ता लेकर आ जाइएगा, क्योंकि अभी मेरे वालिदैन किसी भी सूरत इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। मेरी बहन भी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो मेरा रिश्ता तय करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैंने उसे टाला था और वो अपने सीने पे हाथ रखकर मुंह में मौदबाना लहजे में कहने लगा, आपने मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा है, अब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके लिए सदियों इंतज़ार कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी थी, बल्कि हर वो मर्द जो इस तरह की बातें करता था मुझे बहुत हंसी आती थी, क्योंकि मैं उनकी फितरत से वाकिफ़ थी। मुझे पता था कि थोड़े ही अरसे बाद किसी और लड़की की तरफ भी मुतवज्जा हो जाते हैं। खैर, मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और उसके साथ साथ अपने अखराजात भी उठाती थी। मुझे अमीर होने का बहुत शौक़ था। मैं चाहती थी कि मेरे पास ढेरों पैसे हों। जब मुझे पता चला कि वो कारोबार करता है, अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करता है और फिर जब डील होती है तो निकाल लेता है, तो मेरे दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ, क्यों ना मैं भी अपने पैसे उसे दे दूँ ताकि वो मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि वो बहुत अमीर था, इसलिए मुझे डर नहीं था कि वो भागेगा। मैंने एक मोटी रकम उसके हवाले कर दी। ये रकम मैंने इतने सालों में जोड़ जोड़ कर बनाई थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे मायूस नहीं करेगा, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद मुझे पता चला कि वो मेरे साथ मजाक करके निकल चुका है। वो वहाँ से चला गया था। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। वो मेरा सारा पैसा अपने साथ ले गया। मैं बुरी तरह से टूट गई थी। मैं जो सोच रही थी कि बहुत जल्द अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट देख लूँगी और ख़ुद वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी, फिर उसके बाद जब नौकरी मिलेगी तो अपना खर्चा उठाऊँगी और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूँगी। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे और फिर अम्मा ने भी मुझे हकीकत से आश्ना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अब बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई, अब कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, मैं तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रही हूँ। मेरी छोटी बहन तो अपने आशिक के साथ मंगनी कर चुकी थी। मैं उसे समझाती भी रही कि वो तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं, बहुत जल्द तुम्हें एहसास हो जाएगा, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी ही रुक जाओ। मगर वो नफ़रत का इजहार करते हुए बोली, मैं उससे शदीद मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें क्या पता मोहब्बत का, तुमसे कभी किसी ने मोहब्बत की हो तो फिर, है ना। मेरे चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई। अब मैं उसे क्या बताती कि मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन एक ऐसे शख्स से जो फरेबी था। उसने बहुत छोटी उम्र में ही मुझे सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। मेरे रिश्ते वाले मुझे देखने के लिए आने लगे। इस दौरान ही मेरी बहन मेरे साथ गंदे गंदे मजाक करती थी। वो जानती थी कि रिश्ते वाले जब उसे देखते हैं तो जाहिर सी बात है वो इस पर ही हाथ रखते, क्योंकि मेरे मुकाबले में वो काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए वो जानबूझकर उनके सामने आ जाती थी। इसके आने से पहले तक मेरी तारीफ़ें हो रही होती, अम्मा मेरे अच्छे किरदार की कसीदे पढ़ रही होती, लेकिन जब वो कमरे में कदम रखती तो मेरी चमक बिल्कुल मान पड़ जाती थी। थोड़े ही अरसे बाद एक ख़ानदान मुझे पसंद करके चला गया। बाद में लड़का मुझसे मिलने के लिए आया था, मगर उसके चेहरे को देखकर साफ महसूस हो रहा था कि उससे मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम क्या अपने चेहरे पर कुछ लगाती नहीं हो? अकराम की बात सुनकर मैंने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। मैंने पूछा कि क्या मतलब है आपकी इस बात का? यार साहब, जाहिर है मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने चेहरे पर कोई क्रीम नहीं लगाती? क्योंकि तुम्हारा रंग बहुत ही काला है और मुझे काले रंग की लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। अम्मा ने ये रिश्ता तय कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी मजबूरी बन गई है। अब मुझे तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन तुम एक नज़र अपनी बहन की तरफ देखो, वो किस कदर हसीन है, कितनी खूबसूरत है। जहाँ भी जाती है सबको अपना दीवाना कर देती है। जिस भी महफिल में दाखिल होती है उस महफिल की जान बन जाती है। और तुम अपने आप को देखो यार, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा रंग सफ़ेद हो जाए, क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर कोफत होती है। पता नहीं शादी के बाद कैसे गुजारा होगा। वो इतनी बेदर्दी से बातें कर रहा था कि मुझे लगने लगा मेरी ज़िंदगी में आने वाले सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा जालिम इंसान यही है। एक मर्द के मुंह से अपने लिए नापसंदीदगी का इजहार सुनना इंसान को बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है और इंसान काफ़ी देर तक इसी तकलीफ़ के ज़ेरे असर ही रहता है। बहुत से लोग तो इसी चीज़ के बारे में सोचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। बार बार सोचने से सिर्फ तकलीफ़ ही मिलती है और दर्द कम नहीं होता। यूँ मेरी शादी उस इंसान से तय हो गई। शादी की पहली ही रात वो मेरे पास आया, चंद लम्हे के लिए खामोश रहा और फिर मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोला,
مجھے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، مگر اس بارے میں تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ اگر تم نے میری ماں کو میری شکایت لگائی تو میں تمہیں اسی وقت ہی طلاق دے دوں گا۔ اپنی اوقات میں رہنا اور کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا کہ اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں اندر تک کانپ گئی تھی۔ مجھے خالہ کی یاد آ گئی، جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، کیونکہ تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرنے والا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری شادی شدہ خوشگوار ازدواجی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسی رات روتے ہوئے اپنی خالہ جان کو بتاؤں کہ میرے شوہر نے میرے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس دن کے بعد تو جیسے معمولی بن گیا تھا۔ میرا شوہر ہمیشہ ہی میری بہن کا ذکر میرے سامنے کرتا رہتا۔ اگر میں اس کے لیے کوئی کھانا بناتی تھی، بلا شبہ وہ لذیذ ہوتا تھا، لیکن وہ بے رحم یہاں تک کہہ جاتا تھا، اگر یہ کھانا تمہاری بہن اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاتی تو قسم سے بہت مزہ آ جاتا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں یہ کھانا کھاتا، مگر تمہیں دیکھ کر تو میری ساری بھوک ہی مر جاتی ہے۔ کھانا کھانا تو دور کی بات، مجھے تو پانی پینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کس طرح کی گھٹیا عورت اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے۔ میرا شوہر بلا شبہ بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، مگر کبھی کبھار مجھے لگتا تھا کہ اس سے بڑا جاہل انسان اس دنیا میں نہیں۔ اسے عورت کی عزت کرنے کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور اس کی باتوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی ماں کی تربیت میں کافی کمی رہ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ساری باتیں نہیں سکھائی تھیں، جس میں سے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے نہ تو صبر آتا تھا اور نہ ہی اپنے غصے پر کنٹرول کرنا آتا تھا۔ شروع میں تو صرف اپنے لفظوں کے نشتر مجھ پر چلاتا رہا، لیکن جب مزید تھوڑا سا وقت گزرا تو اس نے مجھے مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا۔ ذرا سی غلطی ہوتی تھی اور وہ میرے چہرے پر تھپڑ مار دیتا تھا۔ پہلی بار جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ میں بھاگ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ جب ایک بار مرد کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کبھی بھی خود کو نہیں روک سکتا۔ میں نے خالہ جان سے سنا تھا کہ اسی وقت ہی اسے چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، مگر میں کیسے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی تھی، وہ جس کے ساتھ میرے ماں باپ نے مجھے بیاہا تھا، اور گھر سے نکلتے وقت مجھے یہ تلقین بھی کی تھی کہ اب تم نے کبھی بھی اپنے شوہر کے بغیر اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ تم جب بھی آؤ گی اسی کے ساتھ ہی آؤ گی۔ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن اس کی اجازت کے ساتھ۔ اگر تم اس سے ناراض ہو کر آئی تو یہاں پر بھی تمہارے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہوگی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے تکلیف پہنچی تھی۔ میں سوچتی تھی وہ کون سے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے ڈھال بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کا سہارا بنتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے تو کبھی بھی مجھے تسلی نہیں دی تھی، کبھی بھی مجھے 2 بول نرمی کے نہیں بولے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ میری بہن سے اسی طرح کی باتیں کرتے ہوں، وہ اس کے لیے ڈھال بنتے ہوں، لیکن میرے معاملے میں وہ بہت ظالم تھے، اور مسئلہ یہی تھا کہ شاید میں اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ میں شاید زمانے کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیتی اگر مجھے گھر سے محبت ملی ہوتی، مگر جب گھر سے ہی ذلت ملتی ہو تو انسان کیسے باہر سے آنے والے پتھروں کو روک سکتا ہے، کیسے وہ ان باتوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ میں بھی اسی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ جہاں تک میرے شوہر کا سوال تھا تو اسے تو میری ذات سے حد سے زیادہ نفرت تھی۔ اس نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں تنگ آ گئی، میں نے اسے کہہ دیا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، لیکن میرا کردار مضبوط ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کردار تو ہر کسی کا ہی مضبوط ہوتا ہے، تمہاری بہن کا بھی تو اتنا مضبوط کردار ہے، مگر وہ خوبصورت بھی ہے، اور مجھے کیا ایسی عورت چاہیے تھی جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ میں نے تنگ ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تمہاری کوئی بھی بات میری بہن کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی؟ اگر تمہیں میری بہن اتنی ہی پسند تھی تو تم اسی سے ہی نکاح کر لیتے، میری زندگی خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس دن میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میرے منہ میں جو کچھ بھی آیا میں بولتی چلی گئی، اور یہی میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی۔ میں بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا ایک وحشی درندہ ہے جس کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس دن اس نے مجھے بہت مارا تھا، میرے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے جسے اگلے دن میں نے میک اپ سے چھپایا۔ میں بہت بری نظر آ رہی تھی، میں جانتی تھی، مگر کیا کرتی، اپنے زخم چھپانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر میرا مذاق اڑایا تھا۔ میری سب سے چھوٹی نند تھی جو میری عزت کرتی تھی اور مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ مجھے کوئی تلخ بات نہیں کہتی تھی، اور میری ساس تھی جو میرا خیال رکھتی تھی، ان کی زبان مجھے بیٹا بیٹا کہتی نہ تھکتی تھی۔ تھوڑا وقت گزرا تو انہیں اندازہ ہو گیا
کہ ان کا بیٹا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے سوال پوچھنے لگے۔ میں ان کی ہر بات سے ہی مکر گئی۔ ان کے ہر سوال کا میں نے جھوٹ میں جواب دیا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، بہت جلد میرے بیٹے کو تمہاری اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تم ایک اچھی اور پاک لڑکی ہو، دیکھنا وہ بہت جلد تمہاری قدر کرنا شروع کر دے گا۔ تمہارے ساتھ اس نے اتنے ظلم کیے، تم اپنے منہ سے نہ بتاؤ لیکن مجھے پتا ہے، اس کے باوجود تم اس کا پردہ رکھ رہی ہو۔ اس وقت میں نے بے ساختہ کہا تھا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اس کی کوئی بھی بات کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتے۔ اگر میں ایسا کروں گی تو میں کیسی بیوی ہوئی؟ یہ ساری باتیں بھی میرے ذہن میں میری ماں نے ہی ڈالی ہوئی تھیں۔ اس وقت میں نے ایک نادانی کی تھی۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ ایک دوسرے کا لباس ہونا تو واقعی ٹھیک بات ہے اور شوہر اور بیوی کو واقعی ایک دوسرے کی باتوں کا پردہ رکھنا چاہیے، لیکن جہاں پر زیادتی کی بات آ جاتی ہے وہاں پر عورتوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب عورت خاموش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خود اپنی ذات پر ظلم کر رہی ہے۔ اسے خود ہی اپنے آپ سے محبت نہیں، وہ خود کو ہی بے مول سمجھتی ہے۔ جب عورت اپنی عزت خود نہیں کرتی تو مرد کیسے اس کی عزت کر سکتا ہے؟ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری ساس اب مجھ سے باقاعدہ سوال کرنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ ہمیشہ ہی کہہ دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھ پر کرم کر دیں گے۔ مجھے اپنے رب سے امید ہے، میرا رب مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس معاملے میں میری ساس بھی سمجھنے والی تھیں۔ وہ مجھ پر زیادہ دباؤ تو نہیں ڈالتی تھی، لیکن اکثر ہی پوچھتی رہتی تھی اور میں بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں جواب دے دیتی تھی۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میرا شوہر ابھی تک میرے قریب نہیں آیا تھا۔ جب میں اس سے پوچھتی تو مجھے کہتا، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ مجھے بہت رونا آتا تھا۔ میرا برا وقت پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ پوری رات میں جاگتی رہتی، اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ کیا صرف شکل و صورت کی وجہ سے ہی مجھے اتنی دھتکار مل رہی تھی؟ میں اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے پوچھتی تھی۔ میرا شوہر اب دوسری لڑکیوں کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ ہر وقت ہی وہ کسی نہ کسی سے کال پہ مصروف ہوتا۔ جب میں اسے پوچھتی تھی تو وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا کہ تمہاری شکل اگر خوبصورت ہوتی تو مجھے باہر منہ مارنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے اس بات کا احساس دلاؤں کہ شکل و صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کی نیت، انسان کا کردار، انسان کو اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، سوچنے سمجھنے کا انداز، یہ ساری چیزیں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ مگر مجھے ایک چیز کا تو اندازہ تھا کہ اسے اسی وقت ہی عقل آئے گی جب اسے ٹھوکر لگے گی، اسی وقت ہی اس کا دماغ چلنا شروع ہوگا جب کوئی اس کے ساتھ کھیلے گا۔ اور میں اس چیز کے لیے شدت سے دعا کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مذاق کرے کہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ آج کل کی لڑکیاں ویسے بھی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے ہی لڑکوں سے دوستی کرتی تھیں۔ جب ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تو ان لڑکوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ اب تو لڑکیوں نے بھی مذاق بنا لیا تھا۔ اکثر ہی رات کے وقت میرا شوہر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل جاتا تھا۔ ایک دن میں اس کے پیچھے گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ آدھی رات کے وقت گھر سے باہر جاتا ہے۔ اب وہ کہاں پر جا رہا ہے مجھے اس بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس کا پیچھا کروں۔ میرا جو سب سے چھوٹا دیور تھا اس سے میری کافی بنتی تھی۔ میں نے اس سے مذاق میں اس بارے میں ایک دن بات کی تو وہ حیرانگی سے کہنے لگا، بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رات کے وقت وہ کہاں پر جاتے ہوں گے؟ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، دلاور سچ مانو تو مجھے بھی اس بارے میں نہیں پتا۔ میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بھابھی اگر آپ کہیں تو میں ان کا پیچھا کروں؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم پکڑے گئے تو مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ مسکرانے لگا، ارے آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ میں نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ اگلے دن وہ کافی خاموش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھیکے سے انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگا، بھابھی جان مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نہیں جا سکا، نہ جانے کیوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے میرے شوہر کا پیچھا کیا بھی تھا اور اسے حقیقت کا پتہ بھی ہے، لیکن وہ مجھے بتا نہیں رہا۔ شاید اسے لگ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کس حد تک مجھے پتا ہے۔ وہ دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس جا کر وقت گزارتا تھا۔ اسے حسین چہرے بہت اچھے لگتے تھے۔ میری جس بہن کی وہ مجھے سب سے زیادہ مثالیں دیتا تھا، اب اس نے اس کی مثالیں دینا ختم کر دی تھیں۔ دلاور میرے پاس آ کر بیٹھا اور مجھے کہنے لگا، بھابھی کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔
भाभी, आप इतनी अच्छी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी वो आपकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? आप क्यों उनका ये जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही हैं? आप अपने घर वालों के पास क्यों नहीं चली जाती? मैं खिलखिला कर हंसने लगी। उस दिन मैं इतना हंसी कि मेरी आंखों से पानी निकलने लगा। मैंने उससे कहा कि घर तो मैं तब जाऊं जब मुझे घर वाले कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे तो माँ बाप मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं कैसे इस जगह पर कदम रख सकती हूँ जहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं? मैं तो ससुराल ये सोच कर आई थी कि मुझे मोहब्बत दी जाएगी, तवज्जो दी जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पर मेरे साथ इससे भी बदतर सलूक किया जाएगा। मेरी किस्मत में शायद यही जिल्लत लिखी हुई है जो मैंने सारी जिंदगी उठानी है। उस दिन शिद्दत से मुझे शहरयार की याद आई। उसने भी तो मुझे जलील किया था और उसकी दी हुई जलालत सबसे बड़ी थी। उसकी वजह से तो मैं अपने आप से ख्वाब अभी पूरे न कर पाई थी और मेरी आंखों से मेरे सारे ख्वाब छीन कर चला गया था। वक्त ने अब अचानक पलटा खाया था। मेरा शौहर अब बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगा था, किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, सारा दिन तन्हाई में ही गुजार देता था। अगर उसके पास जाती थी तो वो बेसाख्ता मुझसे पूछता था, क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी है? मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इतना अंदाज़ा था कि वो बहुत टेंशन में है। उससे पूछने की कोशिश करती थी तो वो नफ़ी में सर हिला देता। उस दिन फैमिली फिर से इकट्ठी हुई थी। फिर से मेरे बच्चे के बारे में बातें शुरू हो गईं कि मैं कब उम्मीद से हूँ कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस तरह के मशवरे सभी लोग मुझे दे रहे थे। मेरी ही हिम्मत जवाब दे गई। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त अजान हो रही थी। मैं अपने रब से शिद्दत से दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मुझ में जो कमी है जिसकी वजह से मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आ रहा, उसे पूरी कर दे। मुझसे अब मज़ीद ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। या अल्लाह, मुझे खूबसूरत बना दे। मेरा शुमार भी दुनिया की हसीन तरीन लड़कियों में करने लगे ताकि मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत करने लगे, क्योंकि उसकी मोहब्बत के बगैर मैं अधूरी हूँ, उसकी कुर्बत के बगैर मैं अधूरी हूँ, उसके बगैर मेरा वजूद कुछ भी नहीं। रोते रोते मैं सो गई थी। मेरी आँख सास की चीख की आवाज़ पर खुली। मैं जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी। सब लोग फटी फटी नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें यकदम से क्या हो गया है। मेरी सास ने मुझे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ और फिर उस वक्त मुझे ये खबर मिली कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या हंसूं। एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई थी। कुछ ही अरसे बाद मेरे ससुराल वाले मुझे वापस मेरे मैके छोड़कर चले गए। मैं दोबारा से अपनी माँ के घर जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने लगी। अब तो मैंने शिकवे करना भी छोड़ दिया था और अपनी किस्मत पर राज़ी हो गई थी। मेरी इद्दत जैसे ही मुकम्मल हुई, वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया जो काफ़ी अरसे पहले चला गया था। वो कोई और नहीं, शहरयार था। उसका नदामत से सर झुका हुआ था। उसने मुझे बताया कि वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ही निकला था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अपनी याददाश्त खो बैठा। कुछ ही अरसे पहले उसे मेरी याद आई तो उसने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया, मगर उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है। वो मेरा सामना करने से घबरा रहा था। उसने एक मोटी रकम मेरे हवाले की और मुझे कहने लगा, देखो, तुम्हारे पैसे डबल कर दिए हैं। मैंने अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग गया। मेरे पास एक बड़ी रकम आ गई थी, उसके साथ मैं जो चाहे कर सकती थी। सबसे पहले तो मैंने अम्मा अब्बा को उम्रा करवाया। अपनी बहन को भी मैंने बहुत सारे पैसे दिए, क्योंकि उसे अय्याशी भरी ज़िंदगी गुजारने का शौक़ था। उस दिन वो मेरे गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी और मुझसे माफ़ियाँ मांग रही थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया। शहरयार को पता था कि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़ में गुजरी है। उसने अम्मा जान से मेरा रिश्ता मांगा तो इस बार अम्मा ने मेरा रिश्ता उससे तय कर दिया। मेरी उससे शादी हो गई। मुझे लगा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। वो मुझे बहुत खुश रखता था, मेरा ख्याल रखता था, मुझसे मोहब्बत करता था और मोहब्बत जताता भी था। वो मेरी इज्जत करता। एक औरत के लिए उससे बढ़कर और कोई चीज़ अहमियत की हामिल नहीं होती कि उसका मर्द उसकी इज्जत करता है, उसके साथ वफादार है। कभी कभार जब मुझे अपने पुराने शौहर की याद आती तो मैं यही सोचकर ख़ुद को तसल्ली दे देती कि वो मेरे लिए एक आजमाइश थी, और वाकई ये हकीकत थी। अपनी 26 साल आजमाइश में मैं सुरखरू हो चुकी थी और इसका अजर मुझे शहरयार की सूरत में मिला था। एक ही साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा, जिससे मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई।